अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ दहशत गर्दी के साथ जो खवारिज की तरफ से की जा रही है पाकिस्तान की सरहद पर, और अफगान अफवाज की मदद से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है और पाक अफगान सरहद पर हालात कशीदा हैं और दोनों ही ममालिक के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। मुजम्मिल साहब, दहशत गर्दी जो हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है। कल भी DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया गया। बढ़ती जा रही है और एस्केलेशन हो रही है। पहले हमने पक्तिया वाला वाकया देखा, पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है कि हमने बॉर्डर एरिया में किया है। अफगान वज़ारत दिफा ने कहा कि हमारे अंदर आके सर्जिकल स्ट्राइक की गई है और उसमें सिविल कैजुअल्टीज़ की बात की गई और कुछ उधर से सख्त बयानात आए। अब रात खबरें हैं कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की दोनों तरफ की फ़ौजों के दरमियान जो है एक्सचेंज ऑफ फायर है, उसमें एक्सचेंज और काफ़ी हुआ है। तो दोनों जो पाक अफ़गान बॉर्डर पे जो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी है, वो फ़ौजी कशीदगी जो है वो फ़ौजों की कशीदगी बढ़ रही है। उसमें हैवी आर्टिलरी भी यूज़ हो रही है, पहले एयरफोर्स भी यूज़ हुई है। तो एक हमें इस बॉर्डर पे एक बाकायदा जंग का समासा नज़र आ रहा है पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर, तो जिसको उधर वाली हुकूमत भी मान रही है और इधर से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। बहरहाल हमारे साथ जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मौजूद है। मसूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मसूद साहब, सिर्फ इतना बता दीजिए कि अफगानिस्तान की तरफ से मुसलसल एहसान फरामोशी है और वो किसी खातिर में नहीं लेकर आते हैं पाकिस्तानी हुकूमत के इस मौक़िफ़ को, और दहशत गर्दी का सामना हम पिछले कई अरसे से देख रहे हैं मुसलसल है। कैसे रुकेगा ये सिलसिला? जी हाँ, देखिए इसमें तो कोई शक ही नहीं है और हमने अफगानिस्तान से 1947 से कोई खैर नहीं देखी है जी। आपके खिलाफ उन्होंने वोट किया, जब आप यूनाइटेड नेशन में जा रहे थे। उसके बाद पख्तूनिस्तान का इशू चला और उसके बाद देखें कि 1960 और 61 में बाजोड़ में उन्होंने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। फिर वहाँ पे बाजोड़ कोर्ट्स और वहाँ के जो अवाम थे नवाब के अंडर, उनको वहाँ से रिपल्स किया और उसके बाद से जो गवर्नमेंट्स बनी ज़ाहिर शाह के बाद जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स आई, देखे उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की इंडिया के साथ मिल के आपको कमज़ोर करने के लिए। पख्तूनिस्तान की बात की, बलोच जो जितने रेबल्स थे उनको कंदहार में उनको एकोमोडेट किया। तो हमने जितने एहसानात किए, तो इसलिए हम कहते हैं कि अनग्रेटफुल लोग हैं कि हमने जितने किया। अब रेफ्यूजीज आप देखें कि पीक टाइम में पाकिस्तान में 79 के बाद जब रशियंस अफगानिस्तान आए हैं, 5.3 मिलियन यहाँ पे पाकिस्तान में रेफ्यूजीज थे, एंड टुडे देयर आर स्टिल 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज एंड अफगान इलीगल नेशनल स्टेइंग इन पाकिस्तान। उनका अफगान ट्रांजिट रेट यहाँ से गुजरता है, वो एजुकेशन यहाँ हासिल करते हैं, हेल्थ मेडिकल के लिए यहाँ पाकिस्तान आते हैं, और तो वी हैव बीन अकोमोडेटेड। मसूद साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन रात जो 27 और 28 दिसंबर की कल रात गुज़श्ता रात जो गुजर गई है, कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़प हुई है और हैवी कैजुअल्टीज़ की बात है जो अफ़गान साइड की हैं। इधर पाकिस्तान की कोई कैजुअल्टी नहीं है, लेकिन अफ़गान साइड पे कैजुअल्टीज़ हैं। हैवी आर्टिलरी का यूज़ किया गया है। ये आपको जो बॉर्डर पे जंग है ये बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही? क्योंकि फिर जो अफ़गान साइड के बयानात हैं, आपको नहीं लगता कि इतना लंबा बॉर्डर है ये एस्केलेट हो जाएगी और बाकायदा पाक अफ़गान जंग शुरू हो जाएगी बॉर्डर पे हर जगह? और तो देखें, इतना उनमें दम खम नहीं है कि आपके साथ जंग कर सकें। दूसरी ये है कि हमारे जो बॉर्डर है 2641 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। गिलगित से आप शुरू करें तो नीचे दालबदीन तक जाते हैं, तो बहुत बड़ा बॉर्डर है। और ये जो वाकयात पहली दफ़ा नहीं हुए हैं। देखें, अगर आपको याद हो तोरखम में वहाँ पे भी एक ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी, फिर इसके बाद चमन में हमने देखा वहाँ पे भी हुई, स्पेशली जब आपने फेंसिंग स्टार्ट की। और ख़ास तौर पर ये जो इलाका है कुरम का, जहाँ जिसकी आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा इलाका है खरलाची, जो एक क्रॉसिंग पॉइंट है, उसके सामने डंड पटन जो इनका अफगानिस्तान का जो एक सूबा है पख्तिया, उसका एक ज़िला है। तो यहाँ से क्रॉसिंग होती और यहाँ पे ये प्रॉब्ली इट इज़ दी थर्ड इंसिडेंट इस साल के अंदर। पीछे मई में हुआ था, वहाँ पे भी 2 दफ़ा ऐसे उन्होंने कोशिश की थी, तो उस वक़्त भी बहुत मार पड़ी थी। फिर सितंबर में भी हुआ और फिर अभी इसके बाद ये वाकया हुआ था। उस वक़्त जो हमारे जो वहाँ पे एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, हमारे जो वहाँ पे लोकल ब्रिगेड कमांडर थे, उन्होंने जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को बुला के जो उनको मैसेज दिया था, प्रॉब्ली दैट वाज लाउड एंड क्लियर
यहाँ पे नॉर्थ वजीरिस्तान की आपने बात की है, देखें सामने पक्तिका है, और पक्तिका भी हब है जो फितना और खारिज का वहाँ पे मौजूदगी है, वहाँ से इजीली क्रॉसिंग होती है, और वहाँ पे ऊपर जो है फितना और खारिज गुल बहादुर ग्रुप की प्रेजेंस ज़्यादा है, सिंस नॉर्थ वजीरिस्तान में उनका भी प्रेजेंस थी पास्ट में। सो ये है, तो ये करते रहते हैं, लेकिन ये है कि बदकिस्मती से इनको अफगान तालिबान गवर्नमेंट की सपोर्ट थी, क्योंकि आज जो हमले हुए हैं 27-28 की रात को जो हमला हुआ है और 28 की सुबह हुआ है, इनकी पोस्टों से इन्होंने अफगान तालिबान ने फैसिलिटेट किया था, लेकिन 6 पोस्टें हमने तबाह कर दी हैं, वो पोस्टें छोड़ के भाग गए और कैजुअलिटीज हुई हैं। लेकिन देखें, एक ये हुआ, एक इससे पहले पक्तिया वाली वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात थी, और अब जो है हम देख रहे हैं कि और भी ड्यूरेंट लाइन के साथ जो है टेंशन बढ़ती जा रही हैं। आपने खुद कहा 2641 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, लेकिन अगर पूरी ड्यूरेंट लाइन पर टेंशन बढ़ गई और जगह जगह लड़ाई शुरू हो गई तो मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। नहीं, ये एक तो मुजम्मिल साहब ये देखें, लेट्स नॉट कॉल इट ड्यूरेंट लाइन, दिस इज वेस्टर्न बॉर्डर। ये और सेकंड जो है कि ये लड़ाई ऐसे नहीं हो सकती है, देखें कि ये इनकी कैपेबिलिटी नहीं है। आपसे उन्होंने यही करना है, जिनके उनके जो मिनिस्टर्स के जो बयानात आए हैं, उन्होंने कहा कि हम बदल लेंगे, तो वो यही करेंगे, टेररिज्म करवाएंगे। फिजिकली कन्वेंशनली दे कैन नॉट फाइट पाकिस्तान आर्मी, तो वो इसके लिए यही करेंगे। टीटी जो फितना और खारिज की जो टीटीपी जो बाकी है उनको यूज करेंगे, आपके अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है उन पे वो करेंगे। बाकी वो आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बॉर्डर क्रॉस करके आपकी तरफ आ नहीं सकते हैं, आपके किसी पोस्ट को वो कैप्चर नहीं कर सकते हैं। इवन देखो ना, पाकिस्तान आर्मी तो बात की बात है, हमारे जो फ्रंटियर कोर के लोग वहां बैठे हैं, दे आर सफिशिएंट टू टैकल देम। वो कहते हैं हमने अफगानिस्तान का A-29 सुपर टुकानो प्लेन भी गिराया है, रात प्लेन गिराने की भी बात है, पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको शॉट डाउन किया है। जी हाँ, देखिए पाकिस्तान के मुजम्मिल साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान एक बहुत मुस्लिम उम्मा के 57 कंट्रीज का तो अलग की बात है, दुनिया में एक बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री है, एक मिसाइल फोर्स पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है। दुनिया भर में आपको पता है कि पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के देखें सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी पे कोई इस पे जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इस पे बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था कि पाकिस्तान की किसी भी शहरी की जो प्रोटेक्शन, जो लाइफ है, दैट इज इम्पोर्टेंट देन रिलेशन विद एनी अदर कंट्री। नहीं, पर आप कंफर्म करते हैं कि हमने ये अफगान प्लेन गिराया है? अभी तक मुझे ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सोशल मीडिया में है, लेकिन ऑफिशियली कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन देखें ना, उनके अफगान जहाज़ों में क्या है, उनके पास तो बहुत पुराने जहाज हैं, और दूसरे फिर मेरा ख्याल में उनकी वो कैपेबिलिटी नहीं है। और आप तो हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी कि वो अपनी हैवी आर्टिलरी जो है बॉर्डर पे शिफ्ट कर रहे हैं, और वो बॉर्डर के करीब ला रहे हैं अपना भारी असला। उसको आप कैसे जमील साहब, ये सोशल मीडिया का दौर है। ये खरलाची में जब ये मई में हुआ था, तो उस वक्त भी ये बड़े झंडे लगा के उन्होंने कॉन्वॉयज दिखाए थे कि जी ये हमारे ट्रुप्स जो है मूव कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि वो कैपेबिलिटी नहीं है। हम ये कि अफगान जो है कोई गुरिल्ला वारफेयर वगैरह है कन्वेंशनली, तो उनके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कोई ऐसी जंग हो, लेकिन जो हमारे खदशात हैं, हमारे कंसर्न्स हैं, हम तवक्को ये रखते हैं कि अफगान तालिबान हुकूमत जो वहाँ पे है उनसे बातचीत हो सकती है, वो हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करे। यही यूनाइटेड नेशन ने कहा है। अभी रिसेंटली देखें, G7 प्लस जो कंट्रीज का भी 16-18 दिसंबर को जो मीटिंग हुई है जेनीवा में, जिसमें G7 कंट्रीज भी शामिल थे, OIC भी थे, यूरोपियन यूनियन वाले भी शामिल थे। उन्होंने पाकिस्तान के उस स्टांस को इंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि टेररिज्म जो है अफगानिस्तान से हो रही है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है अफगानिस्तान के गवर्नमेंट के उद्देश्य दे शुड टेक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स इसको डिसमेंटल करने के लिए। फिर एक और डेवलपमेंट हुई कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो यूनाइटेड नेशन एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग एक टीम थी, उनका टेनोर खत्म हो रहा था, लेकिन उस टेनोर को एक्सटेंड कर दिया फॉर 14 मंथ्स,
और इसको सपोर्ट करने वाले में रशिया और चाइना शामिल थे। तो इसका मतलब यही है कि थ्रेट वहां पे है, रीजन को भी थ्रेट है, पाकिस्तान को भी थ्रेट है, और इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से इंटरनेशनल थ्रेट है। और देखें 9/11 के बाद अफगानिस्तान में जंग हुई थी अलकायदा की वजह से। आज अलकायदा दोबारा वहां मुनज़्ज़म हो चुकी है वहां पे। अगर आपको आप देखें कि ओबामा ने कहा था कि अलकायदा उसी सूरत में अफगानिस्तान में वापस आ सकती है अब अगर तालिबान की हुकूमत आएगी। उन्होंने ये कहा था अगर ये गवर्नमेंट गिरती है वो अशरफ गनी की, तो तालिबान आते हैं तो अलकायदा वापस आएगी। और उनके डिप्टी डायरेक्टर एनालिसिस्ट हैं पीटर लेवाई, उन्होंने कहा था ठीक है मसूद साहब, लेकिन उस वक्त हमारी पाकिस्तान की हुकूमत भी, आपको पता है, काबिल में सरीना होटल में चाय पीते हुए हमारे डीजीआई जनरल फैज साहब कह रहे थे ऑल इज वेल, और वो इस हुकूमत को लॉन्च कर रहे थे। तो कुछ गुनाह हमारे भी हैं। बहरहाल हमारे पास टाइम कम है। बहुत शुक्रिया मसूद अहमद खान साहब, थैंक यू सो मच। पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से जो कल कशीदा हालात रहे, इस पर भी बात कर लेते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान से सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी ने हमें ज्वाइन किया है, इस्माइल अंदलीब साहब। इस्माइल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सिर्फ ये बता दीजिए कि काबुल में भी धमाका हुआ, पाक अफगान हालात कशीदा पहले से ही मौजूद हैं, अफगानिस्तान क्यों कोऑपरेट नहीं करता पाकिस्तान से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके और आपके साथियों के शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, बात ये जो फैसला हो रहे हैं कि अफगान हुकूमत कोऑपरेट नहीं कर रही, ये मेरे ख्याल ठीक नहीं है। हमने पहले से ये तय किया है कि कोऑपरेट नहीं करता। अभी किसने बताया है कि कोऑपरेट नहीं किया? तो मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने जब अमेरिका से बात की है, रशिया से वो कोऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल रिलेशन बन गई है, चाइना से हो सकते हैं, तो अपने हमसाये में, अपने नेबरिंग कंट्रीज में जैसे कि ईरान के साथ होते जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हो सकते। क्यों नहीं? तो ये यहाँ से तो एक, हाँ, यहाँ से एक क्लियर पॉलिसी दी गई है कि जो भी मसाइल हो हम बैठकर उसको हल कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक तरफा फैसले जो हो रहे हैं, जैसे कि मीडिया में भी हो रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये बिल्कुल कैटेगरिकली ये फैसला हो चुका है। ये मेरे ख्याल में ये हमारे ये जो नहीं थॉट्स, इस्माइल अंदलीब साहब, इस्माइल अंदलीब, देखें इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वजह तनाज़ा तो टीटीपी है ना। टीटीपी को के जो अफगानिस्तान में आपने उनको सेफ हेवन्स दी हुई हैं, वो वहाँ से आकर हमारे ऊपर हमला करते हैं। दोहा मुआहदे के तहत आपकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। आप दोहा मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर हमलों को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो क्या करे पाकिस्तान इसके जवाब में? ये कहे कि आप बहुत ठीक कर रही हैं। नहीं, ये तो अफगानिस्तान की हुकूमत अमारती इस्लामी ने यही अनाउंस किया है सबको। अगर कोई इसके लिए कोई शवाहिद हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो कि टीटीपी की लीडरशिप यहाँ है या उनकी जो जंगजू है ये यहाँ पर है या ट्रेनिंग ले रहे हैं या उसके मराकिज है यहाँ, तो बराए मेहरबानी उसको पेश करे। ये जो कल 3 दिन पहले एक एयर स्ट्राइक हुआ है, तो उसमें भी लोकल और जो मुहाजिरीन थे वो टारगेट की गई है। और टीटीपी की खुद एक वीडियो और एक स्टेटमेंट आया है कि हम पाकिस्तान में बेस है और जो भी एलिगेशन है वो सारी नादुरुस्त है। तो उनकी पाकिस्तान की हुकूमत के पास या फिर अगर मीडिया के हवाला दे दी जाए तो उसके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो ये साबित नहीं। पर वो देखें, जो लोग अफगानिस्तान से, जब अफगानिस्तान से पाक फौज पर हमले होते हैं, जब अफगानिस्तान से हमले होते हैं और उसमें हमारे फौजी शहीद होते हैं और टीटीपी अफगानिस्तान से आकर हमारे ऊपर हमले करती है, तो वो कोई हमारे अंदर से तो हम पर हमले नहीं कर रही है, वो तो बॉर्डर पे उधर से आके हमला करके वापस चले जाते हैं। ये मैं तो नहीं मानता। एज अ तज्जिया निगार, एज अ जर्नलिस्ट जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ हालात को, बन्नू तक ये लोग कहाँ से गए, हंगू तक कहाँ से गए, और अगर हम औरंगजेब एजेंसी तक कहाँ से गए? यहाँ तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रास्ता नहीं है, वहां से तो सैकड़ों किलोमीटर दूर है वहाँ जो मनातिक है वहां पर जो हमले हो रहे हैं। और अगर उन्होंने हमले किए भी, फिर वहां का किस रास्ते से वापस आ गए?
ये सारा जो खित्ता है ये, और ये बॉर्डर एरिया या फिर हम कह दें कि ट्राइबल एरियाज, ये टीटीपी की हाइड हाउस भी वहाँ है, ये इसकी ट्रेनिंग सेंटर भी वहाँ है, और अफगानिस्तान में अगर है भी तो इसके ऊपर अफगानिस्तान की हुकूमत से, हालिया हुकूमत से बातचीत होती जा रही है। दूसरी बात यह है कि ये टीटीपी कल और परसों की बात नहीं है, 2006 और 2004 से ये एक मुनज़्ज़म तंजीम की शक्ल ले रही है, और अभी परवान चढ़ गई है कि वो क्या कर सकते हैं कि बलूचिस्तान और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और इवन पंजाब और सिंध में भी हमले करे। तो मेरे ख्याल में हमको चाहिए कि इन हालात को ऐसे तज्जिया करे कि दोनों तरफ से अगर हम अच्छा नहीं, एक मिनट, अब पाकिस्तान ने तो ये फैसला किया है कि वो अब बॉर्डर पे सख्ती करेगा। हमारे रात भी आपके चेक पोस्टों पे से हमला हुआ है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान ने जवाबी फायरिंग की है, 6 चेक पोस्टें उसमें अफगानिस्तान की तबाह हुई हैं, पहले पक्तिया वाला वाक़या भी है। तो एक पाकिस्तान की तो अब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर अब मज़ीद कोई टॉलरेंस नहीं दिखानी है। इस हवाले से अफगान हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है? अफगान हुकूमत की स्ट्रेटजी तो आज सुबह शायद इस्लामाबाद तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद बयान दिया है कि हमने एक इंतकामी कार्रवाई 2 जगहों पर किया है, एक खोस की और एक पक्तिया की। तो यही एक स्ट्रेटजी है। इससे ज्यादा अगर हम कहें कि वो आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान करे कि हम इंतकाम किसी तरह लेंगे, तो एक तो अमल में उन्होंने एक स्टेप लिया है कि अगर आप आ रहे हैं तो हम भी आ सकते हैं। ये अलग बात है कि किसका जानी नुकसान कितना हुआ है, या फिर किसको आउटपोस्ट या फिर सिक्योरिटी पोस्ट तबाह हो चुकी है, ये तो बाद में पता चलेगा कि ये हकीकत है या नहीं। आज सुबह जो 2 जगहों पर खोस और पक्तिया में हमले हुई है, वो ऑफिशियली डिफेंस मिनिस्ट्री अफगानिस्तान ने कबूल किया है कि ये हमने किया है, उसमें टीटीपी का या फिर कोई दूसरी ग्रोह का कोई हाथ नहीं है। एक तो ये है। दूसरी बात, अगर 2 दिन पहले जो यूएसएसआर के हमले के एक 40वां या फिर 45वां सालगिरह था, उसमें मुत्तकी साहब ने एक बयान दिया कि पाकिस्तान के सिविल गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोग वो बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। उसको चाहिए कि कुछ ऐसे हल्के हैं जो चाह रहे हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान हालात कशीदा रहे, उनको ना छोड़े कि ये हालात खराब हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये दोनों आए हैं, अगर वहाँ से कोई भी स्टेप ली जाते हैं तो यहाँ से नरमी नहीं दिखाएंगे। और आज अच्छा, कोई काबुल में धमाका भी हुआ है शेख जायद हॉस्पिटल के पास। हाँ बिल्कुल, वो एक एयरपोर्ट की रोड है, वहां पर एक छोटा सा धमाका हुआ है, 4 लोग उसमें जख्मी हुए हैं, लेकिन वो सिविलियन है। और क्लेम्स आ रहे हैं कि किसी ने क्लेम भी किया है कि हमने ये धमाका किया है सिक्योरिटी फोर्स पर, लेकिन जितना मुझे इंफॉर्मेशन है वहां पर सिक्योरिटी फोर्स नहीं थे, क्योंकि ना तो वहां कोई चेक पोस्ट है और ना कोई गाड़ी दिखाई दे रही। आज अफगान सदारती महल में एक पॉलिटिकल कमीशन का इजलास भी हुआ है, जिसमें अफगान आर्मी चीफ, सिक्योरिटी मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर सब मौजूद थे। वहाँ भी पाक अफगान बॉर्डर सिचुएशन डिस्कस हुई है, उसकी क्या तफसीलात हैं? ये तो पॉलिटिकल कमीशन जो है प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम कर रही है, मौलाना अब्दुल कबीर की लीडरशिप में, और ये कभी कभार ऐसी ही मीटिंग बुलाते हैं। उसमें जीडीआई का भी हेड है, और इसी तरह कबाइल और सरहदात का जो वजीर है वो भी है, और दूसरे लोग भी है, वज़रा है उसमें। एक तो ये स्पेशली इस मौजू पर नहीं बुलाई गई थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात को एनालाइज करे या उसमें कोई फैसला करे, क्योंकि वीकली ये होते हैं, हर हफ्ते एक दफ़ा ये लोग ये मीटिंग बुलाते हैं। दूसरी बात ये है कि वो उनकी जो अंदर की बात है वो तो अलग बात है कि उन्होंने क्या किया है या फिर क्या फैसले किया है, लेकिन फैसला तो उससे पहले हो चुका है। और जैसा मैंने आपको बताया कि सुबह हमले की
जो एक पैगाम दिया गया है अफगानिस्तान की हुकूमत ने, ये फैसला था। अब दूसरा फैसला नहीं हुआ। मेरा जितना मालूमात है, जितना मुझे सोर्सेज की से बात हुई है, यही है कि फैसला उससे पहले हुई है। ये एक ऑफिशियल मीटिंग थी और इसमें खास कर कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया इस्माइल अंदीब साहब हमारे साथ बात करने। देखें, वो कह रहे हैं कि देखें जो रात हुआ है लड़ाई, उसको अफगान वजारत दिफा ने ओन किया है कि रात उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया है। इस्माइल अंदीब ये बता रहे हैं कि जो रात झड़पें हुई हैं, लेकिन वो कह रहे सबूत दें कि अफगानिस्तान वो तो टीटीपी के हवाले से वो कह रहे हैं, लेकिन रात जो अफगान बॉर्डर पे झड़पें हुई हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, और उसमें जो हम जिस पर पहले मसूद साहब से बात कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि अफगान वजारत दिफा ने आज सुबह 10:30 बजे अपने प्रेस रिलीज में ये बात ओन की है कि हमने रात पाकिस्तान की तरफ जहारियत की है। अब ये पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसमें अफगानियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, वो तो उन्होंने ओन नहीं करना था, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए ये कहा है कि जी हमने पख्तिया का बदला लेने के लिए रात हमला किया है और हमने बड़ा कमाल किया है। जबकि असल सूरत हाल जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से आ रही है वो ये है कि 6 चेक पोस्टें उनकी तबाह हो गई हैं और हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अफगान वजारत दिफा ने ये प्रेस रिलीज जारी किया है कि जी हमने रात जो है वो जहारियत की है पाकिस्तान के ऊपर, तो इसका मतलब है कि वो, और आज सदारती महल में एक इजलास भी हुआ है जिसमें अफगान आर्मी चीफ भी मौजूद थे, तो फिर यकीनन अफगानिस्तान के कोई डिज़ाइन इस वक्त ऐसे नहीं है कि हम कहें कि कोई बातचीत की तरफ वो आ रहे हैं। अभी शायद उनका तनाज़ा बढ़ाने का मूड है, मुझे लगता है कि अभी कोई तनाज़ा हल करने का मूड नहीं है। जो दोनों तरफ से बातचीत हो रही है, पाकिस्तान भी सख्ती दिखा रहा है और पाकिस्तान ने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बनाई है, और अफगानिस्तान जो है वो अब रिटेलिएट कर रहा है और उसको वो इस तनाज़े को बढ़ाना चाह रहा है। इसमें ये भी है कि इंडियंस की बड़ी आशीर्वाद भी है उनको, हमने देखी है इंडियन और सोशल मीडिया के जरिए प्रेशर भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, तो उनको थोड़ी आशीर्वाद भी है कि आप पाकिस्तान के साथ लड़ें, और इसीलिए आज अफगान वजारत दिफा की प्रेस रिलीज भी है। लेकिन तनाज़ा जो है वो ड्यूरेंट लाइन पे बढ़ता नजर आता है। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको सूरत हाल कुरम के हवाले से बताएंगे, जहां जो दो इस टाइम कबाइल हैं उनके दरमियान एक मुआहदा तय पा चुका है और उस मुआहदे पर बाकायदा तौर पर दस्तखत भी मुशीरान की जानिब से कर दिए गए हैं। इस हवाले से हम मज़ीद भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास साहब। अलामा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुज़म्मिल साहब, ओवर टू जी। अलामा साहब, मसला तो कुरम में था, धरने आपने पूरे पाकिस्तान में दिए हुए थे, वो बात समझ नहीं आई कि पेशावर में धरना देते आप। अब तो खैर तय हो गया, वज़ीर आला हाउस के सामने जहाँ का मसला था, आपने कराची और सब जगह धरने दे दिए। पेशावर में धरना हो रहा है। क्यों थे आपके ये धरने? अच्छा, देखिए मैं अर्ज़ करूँ कि देखें कि कुरम का मसला एक इंसानी मसला है। 2 माह से ज़्यादा अरसा हो गया था, रास्ते बंद थे, लोग ना दवाइयाँ थी, ना गज़ा रही बाकी, ना पेट्रोल, ना डीज़ल, बैंकों में पैसे ख़त्म हो गए और लोग बिल्कुल कैदी होकर रह गए थे। बच्चे मर रहे थे, वो ख़वातीन, वो लोग बीमार जो दिल के मरीज़ हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, उनकी दवाइयाँ वहाँ नहीं पहुँच रही थी, मुश्किलात थी। वो लोग जो ओवरसीज़ वहाँ थे 3-4 हज़ार, जो वापस नहीं जा पा रहे थे, जो स्टूडेंट्स थे वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं आ पा रहे थे, जो बाहर लोग थे वो वहाँ जा नहीं रहे थे, अपने जनाजे वो रास्ते में क्वार्ट रंगों में दफन कर रहे थे। जो पैदल जा रहे थे गए, उनको ज़िबा कर दिया गया। तो हालात जो है ना इस तरह के थे। तो फिर देखा कि हुक्मरान कहीं भी उनके ऊपर असर नहीं हो रहा और हमारे रास्ते बंद हैं, और हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ दवाइयाँ पे पहुँचाने की कोशिश की गई। ये भी एक शर्मनाक अमल था, एक लिहाज से तो इंसानी था, लेकिन हुकूमत जिसकी ज़िम्मेदारी रास्ते खोलना है, रास्तों को पुरअमन बनाना है, ये कोई पाकिस्तान के अंदर था, कोई मकबूजा इलाका नहीं था जहाँ आप बाय एयर चीज़ें पहुँचा रहे हैं हेलीकॉप्टर के ज़रिए। वो भी तो ये लगता था कि कोताही हुई है और अपनी ज़िम्मेदारियों को अंजाम नहीं दिया गया है, और एक ज़ख्म जो था वो रास्ता यहाँ पहुँचा। लिहाजा एहतजाज पूरे पाकिस्तान के लोगों ने भी, इंसानी अलमी है, गज़ा में मसला होता है तो पूरे पाकिस्तान में मुज़ाहरे एहतजाज होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, यूरोप में होते हैं, अमेरिका में होते हैं।
तो वहाँ पर ये पाकिस्तानी भाई हमारे बहने थे जो कुरम के थे। लिहाजा एक नेचुरल चीज़ है कि मजलूमों का इंसानी बुनियादों पर साथ देना चाहिए। और ये पाकिस्तान के जो बेदार मख्स लोग हैं, पाकिस्तान के अवाम हैं, वो तो नहीं बर्दाश्त करते कि उनके भाई बहनें बच्चे इस तरह मुश्किल का शिकार हों, वो घरों में आराम से बैठे रहें। आप तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, तहरीक इंसाफ की केपी में हुकूमत है, अमन व अमान सूबाई मामला है, सूबाई एपेक्स कमेटी के फ़ैसले थे, वज़ीर आला ने वहाँ पर इक़दामात करने थे, उनसे गिला करने की बजाय आप कुछ दूसरी तरफ गिला ज़्यादा करते नज़र आए, क्योंकि वो आपके इत्तेहादी हैं इसलिए वहाँ नहीं कर रहे थे। मेरी बात सुने, हमने उनसे भी गिला किया है, मैंने सेनेट में तकरीर की है इस मसले पर। देखिए सब जिम्मेदार हैं। केपी के अंदर आपको पता है अमन की सूरत हाल क्या है, मसाइल क्या हैं, बलूचिस्तान में मसाइल हैं, पाकिस्तान में मसाइल हैं, ये बार्डर एरियाज़ के 3 तरफ बार्डर है, वहाँ की पुलिस इस काबिल नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम दे सके। वहाँ पर आपने फाटा को ज़िलों में तब्दील तो कर लिया, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही नहीं गया है, मुश्किलात है वहाँ पर। तो सबकी जिम्मेदारी है वो बार्डर। अभी आज भी आपने देखा वहाँ खलाची बार्डर पर अटैक हुआ है हमारी चौकियों के ऊपर। पहले भी पाड़ा चनार के लोग, कुरम के लोग 4-5 साल मुहासरे में रहे, हर तरफ से अफ़गानिस्तान, वहाँ से तालिबान ने जो थे उन्होंने अटैक, दहशतगर्दों ने अटैक किया हुआ था, तो कोई उनकी मदद को नहीं पहुँच रहा था। वो बंद थे, 5 साल मुहासरे में रहे हैं वो, और अपना दिफा करते रहे। हज़ारों लोग मारे गए हैं और यहाँ खबरें भी नहीं चलती थी। पाकिस्तान इस वक्त देख लें बड़ी मुश्किल का शिकार है, अपनी जिम्मेदारियां अंजाम नहीं दी जा रही। अगर कोई अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देता, आप मुझे बताएं, मेरा एक सवाल है, जवाब दें। पाकिस्तान के अंदर 70-80 हज़ार अफराद मारे गए हैं, इतने लोग 65 और 71 की जंग में बार्डर पर नहीं मारे गए। ये जंग हमारे अंदर कैसे आई? किसकी नालायकी थी, किसकी लापरवाही थी? क्यों जंग हमारे मुल्क के अंदर आई है? क्यों यहाँ जंग चली और हज़ारों बेगुनाह लोग मारे गए हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, साहब के सामने ये नालायकी हुई हैं। लिहाजा हमारे नज़दीक सुने, हमारे नज़दीक वफाकी हुकूमत भी जवाबदेह है, सूबाई हुकूमत भी जवाबदेह है, सिक्योरिटी के इदारे भी जवाबदेह हैं। रात से पुरअमन बनाना किसकी जिम्मेदारी है जब पुलिस इस काबिल ना हो? तो अभी जब आपने बन्नू में देखा क्या लोगों के मुतालबात थे, इतने लोग जमा हुए एहतजाज किया कि हमारे इलाकों से तालिबान के मराकज़ खत्म करें। तो ये टीटीपी को वो कहते हैं टीटीपी को वापस भी तो बानी पीटीआई लाए, तहरीक इंसाफ लाई, वरना उनको वापस मेरी बात सुन लें, मेरी बात गौर से सुन लें। ये फैसले जो होते हैं ना रियासती सतह पर होते हैं, एक बंदे के नहीं होते हैं। और अभी आप मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं कौन वापस लाया था, किसका नाम आ रहा है, किसका प्लान था, कौन था जो ये पार्लियामेंट के अंदर इनका बड़ा ब्रीफिंग दे रहा था, कौन काबीना के साथ बैठ के बातें कर रहा था कि ये करना चाहिए, और कौन लोग उसकी मुखालफत कर रहे थे। ये बातें जो है ना, हमें नहीं, सच बोलना चाहिए हमें। ये सब का फैसला था, किसी का फैसला, पूरी पार्लियामेंट ने हिमायत की थी। अलामा साहब पुलिस के अच्छा, आप जो मुआहदा हो गया की बात नहीं है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, जब हम सच नहीं बोलते ना तो लोगों पर एतमाद खत्म हो जाता है, फिर लोगों का वोट जाता है, वो बात नहीं सुनते, फिर हम सच भी बोले वो यकीन नहीं करते। वो कहते हैं वो अपने, जब वो वजीर आजम थे बानी पीटीआई, वो कहते थे हर चीज का मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी मर्जी से हर फैसला होता है। आज वो कहते हैं मेरी कोई मर्जी नहीं थी, मर्जी बाजवे की थी। आज कसूरवार बाजवा है, कल वो कहते थे कि मैं जिम्मेदार हूँ। देखें इसमें कोई शक नहीं है, जब फैसला सबका है, सब ने मिलकर फैसला किया है, पार्लियामेंट ने हिमायत की है, फिर सबका फैसला है, वो इमरान खान साहब का फैसला है, सबका फैसला है, वो बाजवे का फैसला है, वो सब पार्टियां के, सारी पार्टियां मौजूद थी, वो शरीक थी उसके अंदर। अच्छा, जब ये गलती होती है तो मेरे ख्याल में सबकी गलती है। अच्छा, अगर गलती है तो मैं नहीं जानता, आप मुझे बताएं, आप मुझे ये बताएं कि ये सवाल क्यों नहीं करते कि बाजवा साहब और फैज साहब क्यों पार्लियामेंट में ये चीज लेके गए थे, क्यों काबीना के पास ये लेके गए थे, क्या इंटरेस्ट थे उनके? ये क्यों सवाल करते आप लोग? उस हुकूमत की मर्जी से लेके गए थे ना, वजीर आजम की इजाजत से लेके गए थे। वजीर आजम ने उन्हें कहा कि पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दे, तो उन्होंने कहा वो उस वक्त की हुकूमत की मर्जी के बगैर कैसे जा सकते? सवाल ये है, आप मैं ये नहीं कहता, हुकूमत क्यों नहीं कहते, ये कहना चाहिए आपको। मेरा सवाल ये कि बाजवा ने क्यों इनिशिएट किया था, फैज ने क्यों इनिशिएट किया था इसको? वो कहते हैं बानी पीटीआई के कहने पे किया था। ना बातें करें इस तरह की, सबको बुलाएं बिठाएं, सारी पार्लियामेंट। अच्छा, आज जो कुरम में मुआहदा हुआ है, हम उस पर काबीना ने भी फिर किया, सारे जवाबदेह हैं। अच्छा, आज जो कुरम में मुआहदा, आज कुरम में जो मुआहदा हुआ है,
आप वो जो जिरगे ने आज वहाँ 14 नकाती मुआहिदा किया है, मजलिस वातुल मुस्लिमीन को वो कबूल है? देखिए भाई, वहाँ के जो एल्डर्स है, जो जिरगा है, बुजुर्गान हैं, वो सारे अमन चाहते हैं। उन्होंने देखे अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया है, साइन कर दिए, इम्जा कर दिए, वो इकट्ठे रहते हैं, सदियों से रहते हैं। मैं वहाँ गया हूँ, 99.9% लोग अमन से रहना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता उसके बच्चे मारे जाएं, ना अमन और मुश्किलात देखे वहाँ सब के लिए मुश्किलात होती हैं। लिहाजा वहाँ के जो लोग फैसला करेंगे, हम सब उसके साथ हैं, हम अमन के साथ हैं, हम किसी झगड़े लड़ाई के साथ नहीं हैं। हमारे सारे भाई हैं, बच्चे हैं, बहनें, बेटियां हमारी वहाँ। अब उन्होंने साइन कर दिए हैं। अब कोर्ट बाल जो है ना वो सूबाई हुकूमत के कोर्ट में है, और वहाँ अमन और अमान नाफज करने वाले सिक्योरिटी के इदारों के कोर्ट में है कि वो किस तरह से इसको प्रैक्टिकल करते हैं। आपके जो लोग हैं वो असला दे देंगे सिक्योरिटी इदारों को? क्योंकि सबसे बड़ा मसला तो यही है ना, आप भी असला देने के खिलाफ थे क्या? जो मुआहदा हुआ है, मेरी बात सुने, जो मुआहदा उस पर अमल होना चाहिए, जो मुआहदा किया गया है। अच्छा, उस पर अमल होना चाहिए। अब जब अमन चाहिए वहां पर। अब जब अमन हो गया, आप देखें, मेरी बात सुने, वहां अमन होना चाहिए। देखिए ना, उनको अमन चाहिए। वो लोगों के पास असला क्यों आया? जब 4 साल 5 साल से आप देखें, वहां की तारीख है दहशतगर्दी के वाकयात की, बम धमाकों की तारीख है वहां पर, सारा कुछ है। लोग जब आप देखिए, इस्लामाबाद में लोगों के पास असला नहीं है, लाहौर में नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है, पिंडी में नहीं है, जगह जगह लोगों ने असला रखा अपनी हिफाजत के लिए। उन्हें पता है कि हमारी हिफाजत नहीं हो सकती नहीं, जब मुश्किल घड़ी आई तो। वो तो लाइसेंस, लोगों का एतमाद हमारे सिस्टम पर उठ चुका हुआ है, लोगों का एतमाद हमारे सिस्टम पर उठ चुका है। आप देखिए पंजाब में जब लोग चलते हैं गाड़ियों के साथ, 20-20 गाड़ियों में मुसल्ला गार्ड होते हैं उनके साथ। यहाँ कोई गार्ड के बगैर रह सकता है इस्लामाबाद में? आप मुझे बताएं। पाकिस्तान के अंदर टोटली इस वक्त फजा ये है कि लोग अपने अमन व अमान के हवाले से उनके बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं, और उनका एतमाद उठ चुका हुआ है कि कोई पुलिस आएगी, उनकी हिफाजत करेगी, उनकी जान बचाएगी। अब ये पाकिस्तान की हालत है। आपका जहां पर ये टीवी चैनल होगा, वहां पर भी गार्ड खड़े होंगे, मुसल्ला नहीं है वहां पर। अच्छा, अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब निकलते हैं कितने साथ सिक्योरिटी होती है, जब वज़ीर आला निकलता है कितनी सिक्योरिटी होती है, कोई भी निकलता है, जज निकलता है, सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। सिक्योरिटी के इदारे यहाँ पर वहाँ सर्विसेज वो करते हैं। अब ये पाकिस्तान है। अब आप धरने ऐसा पाकिस्तान बनाया था हमने। इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है? कितनी चेक पोस्टें इस्लामाबाद के अंदर है? नहीं, पर वो तो रियासत की है ना, प्राइवेट लोगों की तो नहीं है ना, वो तो सरकार की है। क्यों बनाई है? नहीं, क्यों बनाई है? ना अमनी है ना, ये चेक पोस्टें काफी हैं। क्या इस्लामाबाद के लोग अपने साथ गार्डों के साथ ही निकलते? उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते इस्लामाबाद के अंदर जो चलते हैं? पाकिस्तान की सूरत हाल हमारे सामने है। तो फिर आप असला वापस करने के खिलाफ हैं? आपके सामने रहे पंजाब के, तो फिर आप कुरम में असला वापस करने के खिलाफ, असला वापस करने के खिलाफ है? मैं नहीं, मैंने कहा जो उन्होंने मुआहदा किया उस पर वो अमल करें, और अब हुकूमत की सिक्योरिटी के इदारों की जिम्मेदारी होगी उनकी जान, माल और नामूस की हिफाजत की। अफगानिस्तान, ये कोरम जो है 3 तरह से अफगानिस्तान है, वहां पर मिसाइल रहे हैं 5 साल, वहां पर पहले वो उन पर हमला रहा है, 5 साल वो मुहासरे में रहे और जंग रही है, कई हजार लोग मारे गए और जख्मी हुए हैं। अब जिम्मेदारी, कोई लोग वहां मारे जाएंगे, जख्मी होंगे, कुछ भी होगा, जिम्मेदारी हुक्मरानों की है, सिक्योरिटी के इदारों की है। अच्छा, आज अमन मुआहिदा हो गया है जिरगे में, अब आप पूरे पाकिस्तान में धरने खत्म कर देंगे? हमने जो ही जिरगे वाले अनाउंस करेंगे धरने खत्म करो, उन्होंने धरना दिया था, कहा था, हमने उनको साथ दिया है। वो जो ही कहेंगे हम खत्म कर देंगे, मसला ही नहीं है। वो आज मुआहिदा हो गया है ना, दस्तखत हो गए हैं, तो अब आप धरने खत्म कर देंगे? जो ही वो कहेंगे, वो वहाँ अभी मेरे तक तो पैगाम नहीं आया उनका, जो ही वो ऐलान करेंगे 2 बजे, अभी करते हैं 5 मिनट बाद करते हैं 10 बजे, 5 मिनट में धरने खत्म हो जाएंगे। जो ही वो कहेंगे धरने खत्म हो जाएंगे। उन्होंने ऐलान किया था हमारी हमायत करें, हमारी मदद करें, हमारा साथ दें, तो लोग उनके लिए निकले बाहर। अच्छा, अब ये जो एपेक्स कमेटी ने फैसला किया है कि जो भारी असला है वहाँ लोगों के पास, वो सब रियासत के पास जमा करा दें, सिक्योरिटी इदारों के पास। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब इस मुहिम में रियासत के साथ होंगे कि सब असला जमा करा दें? भाई मैं कह रहा हूँ कि जो लोगों ने वहाँ पर, वहाँ के जो एल्डर हैं, बुजुर्ग हैं, वहाँ के जो 50 बंदे के करीब जो उन्होंने साइन किए हैं, वहाँ किया, जब बंदा किसी पर साइन करता है उस पर अमल करना चाहिए। उसको साइन होते रहे अलामा साहब पहले भी, लेकिन अमल नहीं होता। हुकूमत, सूबाई हुकूमत के बस की बात नहीं, पुलिस के बस की बात नहीं, इदारों को इंटरवीन करके हालात को कंट्रोल करना पड़ेगा। देर पाम के लिए मैं ये कह रहा हूँ जब बात सुने, मैं जब साइन किया तो अमल करना चाहिए भाई। साइन किस लिए होता है?
अच्छा, इंसान अपनी जात शख्सियत उसमें गिरवी रखता है जी। DGISPR कहते हैं कि ये लैंड डिस्प्यूट्स हैं, जमीनों का तनाजा है दो कबाइल के दरमियान। आज जो मुआहदा है उसमें भी एक मरी मुआहदे का जिक्र है जिसके तहत जमीनों का तनाजा हल करने की बात है। वो कहते हैं ये कोई मजहबी मामला नहीं है, ये दो कबाइल के दरमियान जमीनी तनाजात हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, कोई शिया सुन्नी मसल की मसला है ही नहीं है, ये ज़मीनी मसाइल है। काश इनको हल किया जाता है, फिर दहशतगर्दों को मौका मिलता है, बीच में इन्वॉल्व होते हैं और दहशतगर्दी भी शुरू हो जाती है। ये 5 साल जो मुहासरा था कोरम का और पाड़ा चिनार का, ये ज़मीनी लोगों ने मुहासरा नहीं किया हुआ था, दहशतगर्दों ने किया हुआ था। जिनके साथ ज़मीन का खिलाफ था वो मुहासरा करने वाले नहीं थे, वो दहशतगर्द थे जिनको आप आज खारजी कहते हैं, खवारिज कहते हैं। देखें ना, उस इलाके की असासियत को भी जाने, आप जाएं उस इलाके का विजिट करें, लोगों से मिलें, लोगों की बातें सुने। यहाँ बैठ के ना सारी बातें करें, वहाँ चले जाएं, अपने चैनल ले जाएं, लोग ले जाएं, वहाँ पर जाके लोगों से मिले, आम बंदे से मिले, औरतों से, बच्चों से मिले, उनकी मुश्किलात सुने जाकर। 5 साल मुहासरे में थे, 5 साल। सदर प्रेसिडेंट मुशर्रफ का दौर भी था, प्रेसिडेंट जरदारी का दौर भी था। 5 साल थोड़ा अर्सा नहीं होता है, कई हजार लोग मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। अच्छा, जो खबर भी नहीं चलती थी कहीं पर। देखिए ना, पाकिस्तान को अगर चलाना है, पाकिस्तान को चलाना है तो फिर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करना चाहिए। इधर तवज्जो दें, सारी तवज्जो इस पर दें, अमन की तरफ और लॉ एंड ऑर्डर की तरफ। अच्छा, अब हम आपसे फायदा ये भी उठाना चाहते हैं, आप चूंकि मुज़ाकराती कमेटी का भी हिस्सा हैं और मुज़ाकरात आजकल चल रहे हैं, आपको मुज़ाकरात कामयाब नजर आ रहे हैं, नाकाम नजर आ रहे हैं? देखिए जी कि इसकी मुज़ाकरात की सबब क्या, क्यों है, फ़लसफ़ा मुज़ाकरात का क्या है, वजह क्या है, ये जाननी चाहिए। कि जब आप देख लें कि मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल ये है, माशी बहरान है, सियासी बहरान है, सोशली लोग प्रॉब्लम का शिकार हैं, लोगों का अपनी रियासत पर, अपनी हुकूमत पर एतमाद उठ चुका हुआ है, इदारे इर्रेलिवेंट हो चुके हैं, पाकिस्तान दुनिया के बदलते हुए तहव्वुलात में इर्रेलिवेंट है, तेज़ी के साथ हालात बदल रहे हैं पाकिस्तान के तरफ में। और उसके अलावा आप देखें हुकूमत जो है इतनी कमज़ोर और वीक और इतनी खौफज़दा होती है, एहतजाज करना चाहें तो पहाड़ जैसी रुकावटें खड़ी करते हैं, पाकिस्तान को कंट्रिस्तान बना देते हैं। और लोग जो बिल्कुल नहत्ते लोग जब इस बिलियो एरिया में पहुँचते हैं, एक रात भी आप उनको बर्दाश्त कर सकते, लाइटें ऑफ करके गोली चल जाती है, लोग मारे जाते हैं, ज़ख्मी होते हैं, लगता है कि बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, सिस्टम बैठ रहा है। लिहाजा इमरान खान ने वाकई पाकिस्तान से मोहब्बत का, हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है, कहा मुज़ाकरात करते हैं इनके साथ। जब मुज़ाकरात की बात होती है तो और बातें शुरू हो जाती हैं। मुज़ाकरात पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने के लिए, इस बहरान से निकालने के लिए, पाकिस्तान को सही पटड़ी पर लगाने के लिए, पर आपके ख्याल में कामयाब हो जाएंगे? रूल ऑफ लॉ की तरफ और आइन के बुनियादी की तरफ ले जाने के लिए कामयाब हो जाएंगे? मैं तो पूरा उम्मीद हूँ। इसमें एक शर्त है, एक शर्त है कि हुकूमत गुड जेस्चर दिखाए, CBM हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए, पावर उनके पास है, छोटे छोटे मसाइल भी अगर कदम उठाए ना उसके अवाम पर असरात जाएंगे। अलामा साहब, हुकूमत तैयार है, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन हमें ये भी डर है कि कहीं हम इस्तेमाल ना हो जाएं। ख्वाजा आसिफ साहब बेसिकली खौफजदा है क्योंकि अब समझ नहीं आ रही ना कि PTI क्या करना चाहती है। पाकिस्तान चल रहा है, देखें पाकिस्तान PTI चाहती है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, आइन की सुप्रीमेसी हो। पाकिस्तान के अवाम जो नाउमीद और मायूस हो चुके हैं, ये बहुत खतरनाक होता है किसी मुल्क के अवाम अपने सिस्टम से मायूस और नाउमीद हो जाए, वो नहीं ठहर सकता, वो ठहर जाता है। वो कहते हैं आप सियासी दहशतगर्दी करते हैं। क्या, कौन बात सुने ना, ये लफ्ज़ जो है ना दहशतगर्दी, इतना इन्होंने गंदा इस्तेमाल किया इस लफ्ज़ का कि अपना माना और मफहूम भी खो बैठा है। अब देखें ना, अपना एजाज चौधरी सेनेटर है, प्रोडक्शन आर्डर जारी होता है, वो दहशतगर्द है। डॉक्टर यासीन राशिद दहशतगर्द है, जनाब वाला उमर सरफराज चीमा दहशतगर्द है, आर शरीफ नजीब आदमी जो आपके साथ इख्तिलाफ राय रखता है वो दहशतगर्द हो जाता है। दहशतगर्द खत्म हो गए। APS वाले कहाँ गए, वो कहाँ गए एहसानुल्लाह एहसान? दहशतगर्दों पर तवज्जो करें भाई, असल दहशतगर्दों पर जो मुल्क को तबाह कर रहे हैं। अपने अवाम के वतन से मोहब्बत करने वाले सियासतदानों को दहशतगर्द ना बनाएं, सियासी जो वर्कर उनको दहशतगर्द ना कहें, ये दहशतगर्द नहीं है। आप एहतजाज करें, आप पर पर्चा 780 का काट दिया, लगा दिया जाता है, ये दहशतगर्द बना दिया जाता है। ये कोई तरीकाकार है? जमहूरी मुल्क होता है ऐसे, जमहूरियत ऐसे होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर अब्बास साहब हमारे साथ बात करने। थैंक यू सो मच। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब ने कहा है कि 16 IPP से मुआहदे ख़त्म करने जा रहे हैं, इसीलिए बिजली मज़ीद सस्ती होने जा रही है। अच्छी खबर है कौम के लिए। मुजम्मिल साहब, इसमें कितनी सदाकत है ये भी बता दीजिए। नहीं, IPP से रीनेगोशिएट तो गवर्नमेंट ने किया है
और बहुत सख्ती भी की है IPPs पे, और जो उनसे कैपेसिटी पेमेंट के माहदे थे वो रीनिगोशिएट और कुछ से ख़त्म भी कर दिए हैं, कुछ से रीनिगोशिएट हो रहे हैं और ये प्रोसेस चल रहा है। और इसके अलावा बिजली सस्ती, वैसे तो सर्दियों में इंडस्ट्री के लिए और सबके लिए इजाफी बिजली के लिए सस्ती की है। आज प्राइम मिनिस्टर ने डिस्कोस की परफॉर्मेंस के हवाले से भी एक इजलास किया है, जिसमें डिस्कोस की परफॉर्मेंस और ओवर बिलिंग पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, स्मार्ट मीटर्स लगनी चाहिए। उसके बाद अवैस लगारी साहब ने कहा है कि 2025 में बिजली की खरीद और फरोख्त हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इस हवाले से तो सुनवा भी देते हैं इस हवाले से जो उन्होंने कहा। जी, अगर हम ये ना सोच विचार शुरू करते और अगर आज से 9 महीने पहले वाली पोजीशन पे और 2018 में कायम होने वाली 2 नंबर हुकूमत PTI की जो बनी थी उसके फॉर्मूलों के ऊपर चलते रहते, आज से 10 साल बाद तक आपकी पाकिस्तान की अवाम 5.5 हजार अरब रुपए इजाफी बिजली की कीमत अदा करते। हमने इस प्लानिंग को दोबारा रोक के, सोच के, और आइंदा चंद दिनों में वजीर आजम साहब इसकी अप्रूवल भी दे देंगे इंशाल्लाह। इमरान खान ने अपने दौर में फोरेंसिक ऑडिट से IPPs को बचाया, उनको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में लेके गया, उनको मौका दिया ताकि वो हमारे पूरे अमल के तहत उससे बच जाएं। उस वक्त वो शिकंजे में आ चुके हुए थे। उसकी हुकूमत ने उसके वज़रा और उसके खाने पीने वाले हराम खोरों की बुनियाद के ऊपर उस वक्त के IPPs को छूट दी। PTI ने, इमरान खान साहब ने छूट दी। उस वक्त IPPs के खिलाफ अगर एक्शन होता तो हालात बेहतर होते। अब क्रेडिट जाहिर है नून लीग को जाएगा। IPPs के हवाले से जो बड़े सख्त फैसले करने पड़े वो हुकूमत ने लिए। जी हाँ, किए। और अब मेरे ख्याल में एक नए साल में एक आलमी सतह की कंपनी सामने आएगी जो बिजली की खरीदो फरोख्त का सारा मामला देखेगी। और ये जो हुकूमत या NTDC को 3 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, एक रिफॉर्म्स हैं जो पावर सेक्टर में इस वक्त हो रही हैं। इसमें डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन भी है, 3 डिस्कोस ने भी अगले साल प्राइवेटाइज होना है। बिजली के खरीदो फरोख्त के निज़ाम की रिफॉर्म भी है, और बिजली को सस्ती IPP से के जो कैपेसिटी पेमेंट्स के माहदे हैं वो भी ख़त्म करनी है। तो गवर्नमेंट जो है वो एक 3 pronged स्ट्रेटजी पे मुझे लगता है कि बिजली को सस्ती करनी, क्योंकि बिजली सस्ती करने का बहुत प्रेशर है। इस वक्त तो सर्दियाँ हैं ना, जी जी, तो बिल उस तरह नहीं चुभ रहे हैं हमें। आजकल तो गैस के बिल चुभ रहे हैं, बिजली के नहीं चुभ रहे, लेकिन सर्टनली मार्च अप्रैल मई में जाके फिर बिजली के बिलों की तूफान होगा। और ये वो वक्त है आजकल जब हुकूमत वो तैयारी करे कि वो अप्रैल मई में सस्ती बिजली दे सके, एकदम अप्रैल मई में तो नहीं। तो आज अवैस लगारी साहब ने एक तफसीली ब्रीफिंग भी दी है मीडिया को, और उन्होंने कहा है कि बिजली हम सस्ती करेंगे। और बिजली का यूनिट अब जो पहले 58 रुपए का था अब 47 का है, और इसको मजीद नीचे ला रहे हैं। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने भी किया है। तो अगर इस मुल्क में बिजली सस्ती हो गई ना, तो आम आदमी के 70% मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा मसला पाकिस्तान का बिजली है, महंगाई भी उसे जो और अगर अवैस लगारी बिजली सस्ती कर लेते हैं ना तो फिर वो टॉप स्टार हो जाएंगे पाकिस्तान में, फिर वोट बैंक और मजबूत हो जाएगा। हो ना हो, लेकिन अवैस लगारी की एक लेगेसी और एक कंट्रीब्यूशन हो जाएगी कि उनकी वजारत में बिजली सस्ती हुई है। बिल्कुल ठीक है मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए।